हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैस्लो एंड सिगमंड फ्रॉइड, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो आपका सिलेबस में जितने भी यूनिट्स दिए गए हैं उस यूनिट से मैंने हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने रेडी किया हुआ है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर आपको 2000 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए क्लास 11 क्लास 12 का, आप ले सकते हो सिर्फ 151 में। अगर आप यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट लेते हो तो आपको मिलेगा सिर्फ 200 में। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज एमसीक्यू भी दिया जाएगा, साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप अपना पेपर को शॉर्ट टर्म में क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप झारखंड लेडीज सुपरवाइजर सोशोलॉजी या साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट का झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का नोट्स अवेलेबल है। सिर्फ आपको 300 में जो आपके सिलेबस है, सिलेबस की यूनिट वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जो आपके सिलेबस में यूनिट दिया गया है, जो टॉपिक्स दिए गए हैं, उस टॉपिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया जाएगा जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तो ये भी आप ले सकते हो सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, साथ में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार किसको प्राइमरी आवश्यकता माना जाता है? पहला ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार, सुरक्षा, सामाजिक, या ऑप्शन डी है शारीरिक। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि मैस्लो ने नीड के हायरार्की में सबसे प्राइमरी माना था शारीरिक, जिसको आप साइकोलॉजिकल नीड बोलते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मैस्लो के अनुसार मानव की सबसे उच्चतम आवश्यकता कौन सी होती है? आपने देखा होगा मैस्लो का पिरामिड नीड, जो आपको बताता है कि हायर एंड लोअर। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके हायर पे और लोअर पे। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा हायर पे आपका होता है आत्म साक्षात्कार, जिसे आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में कौन सी आवश्यकता मैस्लो की प्राइमरी आवश्यकताओं में शामिल नहीं है? आपको बता दें कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। तो आपको बताना है कि मैस्लो की प्राथमिक आवश्यकताओं में कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है भोजन, पानी, प्रेम, या ऑप्शन डी है नींद। तो याद रखिएगा, प्रेम अपने आवश्यकता को नीड में मैस्लो ने शामिल नहीं किया था। शायद उनको पता होगा कि जो भी प्रेम में पढ़ते हो अपनी फ्यूचर को खराब कर देते हैं, या मैक्सिमम लोग प्रेम के चक्कर में अपने फ्यूचर को बर्बाद करते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी मैस्लो के नीड की जरूरत में भोजन, पानी, नींद, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, साइकोलॉजिकल नीड्स, ये सब कुछ आपके प्राइमरी नीड है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम में सामाजिक आवश्यकता कौन सी होती है? शायद हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्वेश्चन छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैस्लो के सिद्धांत में आत्मसम्मान एस्टीम किस स्तर की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, या ऑप्शन डी है आपकी चौथी। तो आपको बताना है कि जो एस्टीम होती है वो किस स्तर की आवश्यकता मानी जाती है। तो याद रखिएगा, चौथी स्तर मानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम में सामाजिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, या ऑप्शन डी है चौथी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तीसरी। मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित में किसे सुरक्षा की आवश्यकता माना जाता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, ठीक है, वो आपको सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी है प्रेम, ऑप्शन डी है आपका भोजन। देखो, मैक्सिमम लोग जहाँ भी आपको सुरक्षा की आवश्यकता दिखती है, सबसे ज़्यादा आंसर टिक आउट किया गया था पिछली बार आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि बीपीएससी ने इसका आंसर गलत माना था। बीपीएससी ने इसका राइट आंसर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी माना था, इसे आप याद रखिएगा। और जो भी झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, मैस्लो की ज़रूरतों के सिद्धांतों के अनुसार प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा किए बिना व्यक्ति उच्च ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है आत्म साक्षात्कार सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, ज़रूरतों को अनुक्रम सिद्धांत या ऑप्शन डी है आत्मसम्मान सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैस्लो के अनुसार किस प्रकार की आवश्यकताएं प्रेम और संबद्धता की आवश्यकताएं मानी जाती हैं? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या ऑप्शन डी है अंतिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, माध्यमिक। मैस्लो की किस आवश्यकताओं में समान और आत्मसम्मान की आवश्यकता आती है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। आत्मसम्मान आवश्यकताएं के अंदर आपकी आवश्यकता के समान और आत्मिक सम्मान दोनों आती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मैस्लो के अनुसार निम्नलिखित में कौन आत्म साक्षात्कार का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है घर खरीदना, भोजन खाना, कला में महारत हासिल करना या ऑप्शन डी है दोस्तों के साथ समय बिताना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके बाद हम सिगमंड फ्रॉइड से क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिगमंड फ्रॉइड से हर पेपर में आपको देखने को मिलता है 7 से 8 क्वेश्चन। इसलिए सिगमंड फ्रॉइड से मैंने हर ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है, जिसे आप बेटर प्रैक्टिस कर पाओ। साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है, जिससे आप बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्राइड के मनोविश्लेषण में ईद, ईगो और सुपर ईगो में कौन सा तत्व तत्कालिक संतोष के प्रतीक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है ईद, ईगो, सुपर ईगो या ऑप्शन डी होगा अचेतन, जिसे आप अनकॉन्शियस के नाम से जानते हो। तो आपके पास 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ईगो आपको संतोष के प्रतीक माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ईद। क्वेश्चन नंबर 12, फ्राइड के अनुसार ईगो का मुख्य कार्य क्या है? नैतिकता का पालन करना, तात्कालिक संतोष प्राप्त करना, यथार्थ के अनुसार काम करना या ऑप्शन डी है अवचेतन इच्छाओं को दबाव रखना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सुपर ईगो किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सुपर ईगो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा नैतिक मानदंड को, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, फ्राइड के मनोविश्लेषण में कौन सा तत्व अवचेतन मन का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है? ईद, ईगो, सुपर ईगो या ऑप्शन डी है कॉन्शियस माइंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ईद। अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको बताना है कि फ्रॉइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है ओरल स्टेज, अनल स्टेज, फैलिक या ऑप्शन डी है जेनिटल, जिसे आप यौन अवस्था के नाम से जानते हो। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना और याद रखना, ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपके लैंगिक अवस्था में माना जाता है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉइड के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे को फोकस गुर्दा क्षेत्र पे ज़्यादा होता है? पहला ऑप्शन है ओरल स्टेज, एनल, फैलिक या ऑप्शन डी है जेनिटल स्टेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फ्रॉइड के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को अधिकतर कौन इफेक्ट करता है? चेतन मन, अचेतन मन, यथार्थ या ऑप्शन डी है नैतिकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अचेतन मन। फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार किस तत्व का मुख्य कार्य अवचेतन इच्छाओं और नैतिक मानदंडों के बीच संतुलन बनाना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ईद, ईगो, सुपर ईगो और अनकॉन्शियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ईगो। क्वेश्चन नंबर 19 है, फ्रॉइड के अनुसार कौन सी रक्षा प्रणाली अवचेतन रूप से आत्मरक्षा के लिए उपयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है सुपर ईगो, ऑप्शन बी है दमन, ऑप्शन सी है परिहार या ऑप्शन डी होगा आपका आत्म साक्षात्कार। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रिप्रेशन, जिसे आप दमन के नाम से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉइड के अनुसार लैंगिक अवस्था में किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है? गुदा क्षेत्र में, मौखिक क्षेत्र, जनांग, या ऑप्शन डी है यौन क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जनांग क्षेत्र। फ्रॉइड की मौखिक अवस्था में बच्चे किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके बच्चे हैं, फ्रॉइड की मौखिक अवस्था में सबसे ज़्यादा ध्यान आपके मौखिक क्षेत्र पे दिया जाता है, क्योंकि आपसे पूछा भी जा रहा है मौखिक अवस्था के बारे में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रॉइड के अनुसार कौन सी अवस्था यौन अवस्था के रूप में मानी जाती है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जननांग अवस्था। फ्रॉइड के अनुसार ईद का संचालन किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है नैतिकता, ऑप्शन बी है यथार्थ, या ऑप्शन सी है आनंद, या ऑप्शन डी है आपका दमन सिद्धांत। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आनंद सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉइड के सिद्धांत में दमन किस प्रकार की प्रक्रिया है? चेतन, अचेतन, परचेतन, या ऑप्शन डी है संवेदनशील? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अचेतन मन। फ्रॉइड के अनुसार लेटेंसी अवस्था किस आयु वर्ग के बच्चों में होती है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी आपके एग्जाम में सवाल ये पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा जब भी आपसे पूछे लेटेंसी अवस्था, तो इसकी उम्र 6 से 12 साल की उम्र के बीच होती है। याद रखिएगा 6 से 12 साल, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड के मनोविश्लेषण में ईगो का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा ईगो का मुख्य उद्देश्य होता है यथार्थ के आधार पर डिसीजन लेना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके एग्जाम तक डेली ऐसी बेहतरीन टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाना। और बहुत जल्द आप लोग के लिए मैराथन चालू किया जाएगा, टॉप 80 क्वेश्चन जैसे आपके बीपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं, सेम आपको सेम पैटर्न पे सवाल आपको कराए जाएंगे। तो बस वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉइड के अनुसार सुपर ईगो के दो मुख्य भाग कौन से होते हैं? ये सवाल करेंट में आपको मध्य प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये सवाल आपके बीपीएससी में सवाल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ईगो, आदर्श और विवेक। ये सवाल आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि ये सवाल बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार अदर स्टेट में सवाल पूछे भी जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रॉइड के सिद्धांत में आनंद सिद्धांत किसका विशेषता बताता है? ईद का, ईगो का, सुपर ईगो का, या ऑप्शन डी है अचेतन मन का? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, ईद। फ्रॉइड के अनुसार किस अवस्था में बच्चे की यौन ऊर्जा सुप्त रहती है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, लेंटिसी अवस्था, जिसकी उम्र 6 से मैंने 12 एज बताए थे। तो इसे इसका एज भी याद रखिएगा और इसका आंसर भी आपको याद होना चाहिए। फ्रॉइड के सिद्धांत के अनुसार ईद का मुख्य कार्य क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था ईद का मुख्य कार्य होता है तत्कालिक संतोष प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। फ्रॉइड के अनुसार कौन सी अवस्था जीवन की पहली अवस्था मानी जाती है? पहला ऑप्शन है मौखिक अवस्था, गुदावस्था, लैंगिक अवस्था, या ऑप्शन डी है यौन अवस्था? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, मौखिक अवस्था। फ्रॉइड के सिद्धांत में शोपन विश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो याद रखिएगा शोपन विश्लेषण आपकी अवचेतन मन की प्रक्रिया की हिस्सा मानी जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रॉइड के अनुसार किस अवस्था में बच्चे की यौन ऊर्जा जननांग क्षेत्र पर केंद्रित होती है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था लैंगिक अवस्था में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा,
गलती से आंसर आप डी टिक आउट मत करना, लेंटिसी अवस्था, क्योंकि लेंटिसी अवस्था की उम्र 6 से 12 होती है और आपसे सवाल पूछा जा रहा है यौन ऊर्जा जननांग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की, जो कि आपको ये सब लैंगिक अवस्था में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रॉइड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का अधिकांश व्यवहार किसके द्वारा संचालित होता है? पहला ऑप्शन है चेतन मन, अचेतन, यथार्थ, या ऑप्शन डी है नैतिकता। तो याद रखिएगा, आप कैसे व्यवहार करते हो दूसरों के साथ, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके अचेतन मन को, जिसे आप अनकॉन्शियस माइंड के नाम से भी जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार ईगो का मुख्य कार्य क्या है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, ईगो का मुख्य कार्य होता है आपके यथार्थ के आधार पर डिसीजन लेना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका आपका सी हो जाएगा। अगर आपके पास ऑप्शन में डी होता, जैसे कि एक ऑप्शन होता है आपके बीपीएससी में एक से अधिक, तो ऑप्शन आप ई के साथ जाते, क्योंकि यहाँ पर तत्कालिक संतोष प्राप्त करना का भी ऑप्शन इसमें मेंशन किया गया है। इसलिए अगर आपके पास ई का ऑप्शन हो एक से अधिक का, तो ऑप्शन ई को आप टिक आउट कीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास चार ऑप्शन हो, तो चार ऑप्शन में से जो बेहतरीन ऑप्शन माना जाएगा उसे माना जाएगा सी को, अर्थात के आधार पर डिसीजन लेना। और आप लोगों से अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक डेली आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ में कोई भी टीचिंग रिलेटेड न्यूज़ आती है, कोई भी अपडेट वैकेंसी आती है, आपको इस ग्रुप में सबसे पहले पोस्ट किया जाता है। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुसार कौन सी अवस्था यौन अवस्था के रूप में जानी जाती है? पहला ऑप्शन है मौखिक, गुदावस्था, लैंगिक, या ऑप्शन डी है जननांग अवस्था। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उतना आपके लिए बेटर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉइड के अनुसार कौन सा तत्व नैतिक मानदंडों का प्रतिनिधित्व करता है? ईद, ईगो, सुपर ईगो, या ऑप्शन डी है कॉन्शियस माइंड। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर होते हैं और इसी वजह से जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप गलती करने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर सवाल एक दूसरे क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछ रहा है कि फ्रॉइड के अनुसार लैंगिक अवस्था किस आयु वर्ग में होती है? तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछे लैंगिक अवस्था के बारे में, तो इसकी उम्र मानी जाती है 3 से 5 वर्ष। ठीक है, और लेंटिसी के बारे में पूछे तो लेंटिसी की अवस्था 6 से 12 मानी जाती है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार कौन सी अवस्था जीवन की पहली अवस्था मानी जाती है? मौखिक अवस्था, गुदा, लैंगिक, या ऑप्शन डी है यौन अवस्था। तो जस्ट मैंने आपको बताया था, मौखिक अवस्था आपके जीवन की पहली अवस्था मानी जाती है, क्योंकि आप जस्ट जब आपकी जन्म होती है तो सबसे पहले आपकी आवाज़ निकलती है, इसलिए इसे मौखिक अवस्था सबसे पहले माना जाता है। फ्रॉइड के सिद्धांत में दमन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये भी सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा, दमन एक तरह का अवचेतन प्रकार की प्रक्रिया माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रॉइड के अनुसार अनंत सिद्धांत किसका विशेषता है? ईद का, ईगो का, सुपर ईगो, या चेतन मन का? तो जस्ट मैंने आपको बताया, अनंत सिद्धांत ईद का विशेषता बताता है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। फ्रॉइड के अनुसार ईगो का मुख्य कार्य क्या है? याद रखिएगा, यथार्थ के आधार पर डिसीजन लेना ईगो का मुख्य कार्य होता है। ये सवाल हमने जस्ट अभी किया था। फ्रॉइड के अनुसार किस अवस्था में बच्चे की यौन ऊर्जा सुप्त होती है? ये भी सवाल मैंने जस्ट बताया था, लिंडेसी अवस्था में, जिसकी उम्र 6 से 12 मानी जाती है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉइड के सिद्धांत के अनुसार ईद का मुख्य कार्य क्या है? फिर से सवाल आपका रिपीट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रॉइड के अनुसार कौन सी अवस्था जीवन की पहली अवस्था होती है? तो याद रखिएगा, मौखिक अवस्था, ऑप्शन ए। फ्रॉइड के सिद्धांत में स्वप्न विश्लेषण किसकी प्रक्रिया मानी जाती है? तो याद रखिएगा, और चेतन मन की, ऑप्शन बी। फ्रॉइड के अनुसार किस अवस्था में बच्चे की यौन ऊर्जा जननांग के क्षेत्र पर केंद्रित होती है?
तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लैंगिक अवस्था, जिसकी उम्र आपको मैंने जस्ट आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 48 आपको बताना है कि फ्रॉयड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का अधिकांश व्यवहार किसके द्वारा संचालित होता है। ये भी सवाल हमने जस्ट अभी किया था। जो भी आप व्यवहार करते हो किसी के प्रति, वो सब कुछ आपके कंट्रोल और चेतन मन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जिसे आप अनकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हो। क्वेश्चन नंबर 49 फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट है। ईगो का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा, ईगो का मुख्य कार्य होता है यथार्थ के आधार पर डिसीजन लेना। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट कर लिए, तो हर सवाल का आंसर आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉइड के अनुसार कौन सा तत्व नैतिक मानदंडों का प्रतिनिधित्व करता है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। जो भी आपके नैतिकता डिसीजन होते हैं, उसकी प्रतिनिधित्व आपके सुपर ईगो करता है। तो ये रहा आज का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आज के प्रैक्टिस सेट में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। कौन कौन सा? तो पहला था मैस्लो एंड सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने शामिल किया था, क्योंकि सिगमंड फ्रायड से आपके हर बार एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बीपीएससी 3 या बीपीएससी 4.0 स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जाएगा। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज, जो टॉपिक से पिछले बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू दिया जाएगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालिफाई किया था। अगर आप झारखंड लेडी सुपरवाइजर किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में साफ साफ टॉपिक मेंशन किया गया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। साथ में आपको एनसीईआरटी 11-12 का, जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। देने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दी जाएंगी, और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।